हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पढ़ें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं का पाठ 19 क्रांतिकारियों का तपोवन अंडमान निकोबार। इस पाठ के लेखक हैं श्रीमान विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर जी ने हमारे सामने यह पाठ प्रस्तुत करते हुए हमें आजादी के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान का वर्णन किया है। आजादी का मार्ग फूलों की सेज नहीं था, इसमें बहुत कांटे बिछे थे, लेकिन आजादी के दीवानों ने कांटों की परवाह किए बिना इसे एक चुनौती माना। उनका मानना था उस पथ की पथिक परीक्षा क्या जिस पथ में बिखरे शूल न, अर्थात जो रास्ते कठिन ना हो उस रास्तों पर चलने का क्या फायदा। और सचमुच आजादी के वे दीवाने पोर्ट ब्लेयर में बनी उस सेल्यूलर जेल में जीवन बिताने के लिए तैयार रहे, जो जेल नर्क से भी ज्यादा भयानक थी। आज आजादी के इतने वर्षों बाद हालात बदल गए हैं। आज वही पोर्ट ब्लेयर जो जेल थी आज सैरगाह बन गई है। लोग वहां पर घूमने के लिए जाते हैं। आइए इस पाठ में इस द्वीप समूह के बारे में पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की याद आते ही काला पानी का भयानक चित्र हमारे सामने आ जाता है। पहले जब सेनानियों को कठोर दंड दिया जाता था तो उन्हें काला पानी की सजा दी जाती थी। समुद्र के गहरे नीले पानी में जिसका रंग काला परिवर्तित हो जाता है, दूर एक ऐसा द्वीप बना हुआ होता था जहां पर उन्हें डाल दिया जाता था। मृत्यु तक वे वहीं रहते थे। उनके खाने पीने इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं किया जाता था। यहाँ उन्हें भयंकर यातनाएं पहुंचाई जाती थी, लेकिन भारत माँ के न जाने कितने संपूतों ने यहाँ पर अपने प्राणों का विसर्जन किया, लेकिन आजादी को बीच में नहीं छोड़ा। आज यह प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सैलानियों का आकर्षण केंद्र बन रहा है और बड़ी तेजी से इसका विकास किया जा रहा है। कहते हैं कि बहुत समय पूर्व तमिलनाडु के राजा राजन चोल ने इन द्वीपों को जीतकर दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीतिक सीमा में मिला लिया था। उस समय वहीं रहने वाले आदिवासी जो थे वह जहाजों पर छापा मारकर उन्हें लूट लिया करते थे। ऐसा तंजौर के एक शिलालेख के अंदर, शिलालेख अर्थात पत्थरों के अंदर लिखे हुए लेख के अंदर कहा गया है। ऐसे आदिवासी जो थे वह नरभक्षी थे, मनुष्यों को पकड़कर उन्हीं को खा जाते थे। इसीलिए इन द्वीपों का नाम थिमे थिबू अर्थात शत्रु द्वीप रखा गया। किसी समय द्वीप देश के समुद्री डाकुओं का अड्डा भी थे। यहाँ डाकू जो थे वह खुलेआम वास करते थे। अनेक शताब्दियां बीत गई। सन 1789 में आर्की बाल ब्लेयर नामक एक अंग्रेज ने इन्हें फिर से खोज निकाला और इसी खोजी के नाम पर प्रमुख बंदरगाह का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया। लेकिन तब भी इन द्वीपों को बसाने की बात किसी ने नहीं सोची थी। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता के मतवालों को आजीवन कारावास दंड देने के लिए यहाँ भेजने का निर्णय कर लिया कि इन्हें सबक सिखाते हैं, इन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि आजादी को बीच में ही भूल जाए। उनसे जंगल साफ करवाने का काम करवाया जाता था। वहां की जलवायु इतनी खराब थी कि अधिकतर लोग तो वहां का पानी पीकर और वहां की जलवायु के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को वहां भेजना बंद नहीं किया। 1942 तक यह क्रम चलता रहा। काफी दिनों तक तो केवल देश प्रेमी देशभक्त कैदियों को ही वहां भेजा जाने लगा, लेकिन बाद में भयानक कैदियों को भी भेजा जाने लगा ताकि स्वतंत्रता सेनानी और अधिक डर जाए। उनको वहां खेतीबाड़ी करवाई जाती थी, व्यापार करने की सुविधा दी जाती थी, जंगलों को साफ करवाया जाता था और धीरे धीरे इस प्रकार उन द्वीपों पर एक नए समाज का उदय हुआ, क्योंकि हर प्रकार के कैदी वहां जाने लगे। कोई किसान होता था, कोई लकड़हारा होता था, तो जंगल की लकड़ियों से नए नए व्यवसाय करना, वहां पर खेती करना, इस तरह वहां पर समाज विकसित होने लगा।
दूसरे विश्व युद्ध के समय 1942 में जापानियों ने इन द्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। लगभग 3.5 साल तक ये द्वीप उन्हीं के अधिकार में रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसी समय यहाँ आए थे और आजाद हिंद सरकार की उन्होंने स्थापना की थी। उनकी स्मृति में यहाँ के एबरडीन बाजार में नेताजी मैदान और नेताजी क्लब बना हुआ है। इस युग में यहाँ के निवासियों को बड़ी यातनाएं सहनी पड़ी। भोजन, वस्त्र आदि की कमी के कारण लोग टोपिकाओ, याकरकंद और जंगली जड़ों को खाकर, ये वहां पर मिलने वाले भोज्य पदार्थों के नाम हैं, तथा टाट आदि पहनकर, टाट अर्थात वृक्ष की छाल, इनको पहनकर गुजारा करते थे। अंग्रेजों के पुनः आने के बाद पिनल सेटलमेंट यानी कि कैदी उपनिवेश समाप्त कर दिया गया और सभी लोगों को मुक्त कर दिया गया। उन्हें सरकारी सुविधा पर अपने अपने घर लौट जाने की छूट दे दी गई। जो वहीं पर रहकर बसना चाहता था उन्हें भी सहायता प्रदान की गई। बहुत से लोग भारत लौट आए। उन्हें लौटता देखकर कुछ और मजदूरों ने भी लौटने का प्रयास किया। इस कारण सन 1941 में यहाँ की जनसंख्या जो पहले 35,000 थी, वह धीरे धीरे घटकर 1,946 और बाद में सिर्फ 14,000 हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत के अंग्रेजी राज्य समाप्त हो जाने के बाद ये द्वीप भी स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा बन गए। 1 नवंबर 1956 को इन्हें केंद्र शासित घोषित कर दिया गया। केंद्र सरकार वहां पर अपना राज्य चलाने लगी। केंद्र सरकार के जो नियम थे वही नियम वहां पर भी लागू होने लगे। राष्ट्रपति की ओर से चीफ कमिश्नर द्वारा यहाँ शासन चलाया जाने लगा। आज इन सेल्यूलर जेल की इमारत, जिसमें देश के दीवानों ने अपने रक्त से, अपने खून से आजादी का इतिहास लिखा था, वह समुद्र तटवर्ती एक बहुत ऊंचे टीले पर खड़ी हुई 7 भुजाओं में से एक है। अब केवल 3 भुजाएं और बीच का टावर रह गया है। इस टावर में राजनीतिक कैदियों की सूची आज भी लगाई गई है कि यहाँ पर कौन कौन से कैदी आए गए थे। कुछ भुजाएं यहाँ की गिरा दी गई है और उस जमीन पर इन्होंने अस्पताल, विद्यालय इत्यादि बनाए हैं। अंडमान द्वीप समूह में कुल 204 द्वीप हैं। किसी द्वीप का क्षेत्रफल 1-1.5 एकड़ का है तो किसी का हजारों एकड़ का। अनंत समुद्र के बीच हरे भरे वन प्रदेशों से आच्छादित इन द्वीपों का दृश्य बड़ा सुहावना होता है। बृहद अंडमान में कुछ पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी चोटियां हैं। सबसे ऊंचा शिखर है सैंडल पीक, जो 2400 फुट ऊंचा है। लघु अंडमान प्रायः समतल भूमि वाला है। यहाँ नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, बहुत सुंदर वातावरण है। जनवरी से अप्रैल तक यहाँ वसंत ऋतु रहती है। वर्षा दिसंबर में होती है। यहाँ की प्रधान उपज नारियल, सुपारी, रबड़ इत्यादि है। आजकल यहाँ पर गेहूं, चावल इत्यादि भी उगाने का प्रयत्न किया जा रहा है। समुद्र होने के कारण मछली पालन, सुअर पालन, नारियल के पेड़ लगाना इत्यादि का काम बड़ा प्रसिद्ध है। और लकड़ी के कारण प्लाईवुड, माचिस के कारखाने इत्यादि भी चलते हैं। फलों में आम, कटहल, केला, अमरूद, अनानास, खरबूजा, तरबूज इत्यादि खूब मात्रा में पाए जाते हैं। घने जंगल होने के कारण यहाँ पर लकड़ी भी बहुत अधिक होती है। इमारती लकड़ी, इमारत बनाने के लिए जो बड़ी बड़ी लकड़ियां होती है, दिया सलाई बनाने वाली छोटी छोटी लकड़ियां, इस तरह के कारखाने यहाँ पर बहुत विकसित किए गए हैं। लकड़ी चीरने के लिए जो बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, वह बड़ी बड़ी मशीनों की फैक्ट्रियां भी अब वहां पर उपलब्ध हैं। सरकार की ओर से अभी और खोज का और आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है। भारतीय नौसेना का भी यहाँ पर एक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पर शिक्षा का कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय लोगों को किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा प्रदान की जाए और उसी शिक्षा का उपयोग वे उन्हीं के खिलाफ करें। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर कोई स्कूल इत्यादि नहीं खोला था। लेकिन अब जब भारत देश आजाद हो गया है और ये देश समूह भारत का एक हिस्सा बन गए हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल खोले जा रहे हैं।
समय समय पर यहाँ पर उच्चतर विद्यालय इत्यादि खोले जाते हैं। यहाँ पर 7 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 1 डिग्री कॉलेज और अनेक माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। यहाँ का समुद्र तट बहुत सुंदर है। नारियल के पेड़ और हरियाली पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ पर बहुत सारे परिवारों को बसाया जा रहा है। आकाशवाणी का केंद्र भी खुल गया है। थोड़ी सी आबादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध सभी तरह के लोग रहते हैं। सभी धर्मों का पालन करते हैं। मुसलमान लोग भी मंदिर में जाकर चरणामृत इत्यादि ले सकते हैं। विवाह में जाति, प्रांत इत्यादि का कोई प्रश्न नहीं उठता। यहाँ पर सभी भारतवासी हैं और अपने कामकाज की भाषा हिंदी को बड़े अच्छे से बोल लेते हैं। बंगाली शरणार्थियों के पहुंचने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी बंगला का भी प्रचार हुआ है। यहाँ पर स्त्रियां साड़ियां, ब्लाउज, पुरुष धोती कुर्ता, कोट पतलून इत्यादि वस्त्र पहनते हैं। भारत से ही नहीं, भारत से मनुष्य ही नहीं, यहाँ पर हाथी भी ले जाए गए बड़े बड़े जहाज इत्यादि में बिठाकर, क्योंकि हाथी जो है वह लकड़ी ढोने का, बड़े भारी सामान उठाने के लिए बहुत काम आते हैं। लघु अंडमान में रहने वाले आदिवासी जो लोग हैं उन्हें ओंगी कहते हैं। दक्षिण और मध्य अंडमान में जरावा जाति के लोग रहते हैं। निकोबारी हिंद चीनी जाति के बहुत मिलते जुलते लोग होते हैं और अंडमान में बसने वाली जनजातियां हर क्षेत्र से अलग होती हैं। यहाँ पर बहुत तरह की जातियां हैं, बहुत तरह की बोलियां हैं। हिरण, सुअर इत्यादि पशु हैं, मछलियां हैं। तीखे तीरों से वार करके पानी में तैरती मछली को पकड़ लेने का कार्य करने वाले बहुत सारे बगुले हैं। नाटे पतले, बिल्कुल निग्रो जैसे दिखने वाले लोग, उनकी आंखें गोल गोल पीली और चमकीली होती है तथा चेहरा दबा हुआ होता है। निकोबार द्वीप समूह जो है वहां पर 19 द्वीप है। यहाँ के मूल निवासी प्रायः मंगोल जैसे दिखते हैं। ये रोमन लिपि में निकोबारी भाषा पढ़ते हैं। अंग्रेजी के साथ साथ यहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाती है। इन द्वीपों में गंदगी बिल्कुल दिखाई नहीं देती। कितनी अच्छी बात है। अधिक वर्षा होने के कारण कूड़ा, कचरा इत्यादि समुद्र में बह जाता है। गांव के घरों के आसपास कटहल, पपीता इत्यादि के पेड़ लगाते हैं। यहाँ कुछ घर अंडे के आकार जैसे होते हैं, गोल होते हैं। फर्श जमीन से 6-7 फुट ऊपर दिखाई देता है। पूरा घर एक कमरे के रूप में होता है जिसमें कोई खिड़की नहीं होती। हवा फर्श के तख्तों के छेदों से होकर अंदर आती है। इन घरों की बनावट बहुत सुंदर होती है। यहाँ के लोग पैसे कमाने लग गए हैं। पहले तो वस्तुओं को आदान प्रदान करके काम किया जाता था, अब ये लोग रुपए, पैसे इत्यादि को पहचानने लगे हैं। नारियल, लकड़ी, शंख तथा सीप से बनी हुई सुंदर चीजें बनाते हैं और बेचते हैं। समुद्र किनारे आप जब भी घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सीप से बनी हुई बड़ी सुंदर वस्तुएं मिल जाती हैं। सामाजिक दृष्टि से इन द्वीपों का बहुत अत्यधिक महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी अंडमान निकोबार बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें क्रांतिकारियों का तपोवन इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि क्रांतिकारी यहाँ आकर देश को स्वतंत्र करने के लिए तपस्या रूपी व्रत आचरण करते थे। यह उनके लिए एक कड़ी तपस्या ही थी जिनमें उन्हें भूखा रहना पड़ता था, अनेक यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसलिए अंडमान निकोबार क्रांतिकारियों का तपोवन होने के साथ साथ हम सभी के लिए एक तीर्थ स्थान है। यह एक तीर्थ स्वरूप है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह सैलानियों के लिए तो मानो स्वर्ग ही है। यहाँ बहुत कुछ है ऐसा जो बहुत सुंदर है, कुछ ऐसा जो परस्पर भिन्न है, लेकिन इन विभिन्नताओं में भी अलग अलग सौंदर्य है और यह सौंदर्य सिर्फ एक ही और इशारा करता है कि विभिन्नता में ही वास्तविक एकता होती है। इस समय हमें श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा हुआ एक गीत है, हे मेरे चित्त इस पुण्य तीर्थ में धीरे धीरे आगे चलो, याद आ रहा है क्योंकि लेखक को लग रहा है कि यह धरती का स्वर्ग हमें स्वर्ग ही बनाए रखना है, इसे दूषित नहीं करना है। यहाँ की पवित्र धरती हमें अपने आशीर्वचनों से सिंचित करती है।
कोई नहीं जानता कि अंडमान निकोबार द्वीप में रहने वाले इन असंख्य लोगों के साथ भारत में कितने लोग आए। यहाँ आर्य आए, अनार्य आए, द्रविड़ आए, चीनी लोग आए, शक और हूण भी आए, पठान, मुगल, लेकिन सभी यहाँ से लिए, सभी यहाँ से लिप्त हो गए, सभी यहाँ से चले गए। है कुछ तो बात भारत की कि हस्ती मिटती नहीं। लोगों ने इतनी कोशिश की, इतनी जातियां आई भारत को मिटाने के लिए, लेकिन सभी असफल हुए। जब तक भारत में अनेकता में एकता बसी हुई है, विश्व का कोई भी जाति, कोई भी धर्म भारत को अपने संरक्षण में नहीं रख सकता। भारत सारे विश्व के लिए सिरमौर था, सिरमौर है और हमेशा रहेगा। आइए हम सब मिलकर भारत माता को नमस्कार करें और हिमालय की बेटियों के स्पर्श से पवित्र किए गए इस भारत महासागर के तीर्थ जल से इस भारत माता का अभिषेक करें। इन रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियों के साथ लेखक श्री विष्णु प्रभाकर अपने इस सुंदर पाठ का समापन करते हैं। इस पाठ के द्वारा हमें यह प्रेरणा प्रदान की जा रही है कि अंडमान निकोबार की तरह हम जहाँ कहीं भी रहें, अपने अपनी धरती को स्वर्ग सा सुंदर बनाएं और जो स्वर्ग ईश्वर ने हमें प्रदान किया है उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम अपना योगदान जरूर दें। मैं आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आओ पढ़े ऐप को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए पढ़ें, आगे बढ़ें और आओ पढ़े ऐप को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत